इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय। मकान संपत्ति से आय। मकान करदाता स्वयं का होना चाहिए और उससे उसको इनकम प्राप्त होनी चाहिए, तो मकान संपत्ति क्या है? मकान और मकान के साथ अटैच भूमि कोई भी वो किराए पे देता है और उससे जो किराए के रूप में प्राप्त होती है वो मकान फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। दो भाइयों के बीच में आपस में विवाद चल रहा है, तो जो मकान का किराया प्राप्त कर रहा है उसके लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी। एक खुला मैदान है जो किराए पे दिया हुआ है, उससे जो इनकम प्राप्त होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। क्यों? क्योंकि मकान और मकान के साथ अटैच भूमि को यदि किराए पे दिया जाता है तो उससे जो रेंटल इनकम प्राप्त होती है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाती है। ये जो पढ़ रहे हैं अपन असेसमेंट ईयर, ये असेसमेंट ईयर अपने लिए सत्र में लागू होता है 20-21, अर्थात जिस सत्र में अपन पढ़ रहे हैं, जो सत्र अपना है वही अपने लिए असेसमेंट ईयर होगा। और फाइनेंशियल ईयर इससे जस्ट एक साल पहले होता है और वो होगा 2019-20, अर्थात 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक जो भी किराया प्राप्त होना है या प्राप्त होगा, रिसीव हो गया हो या प्राप्य होगा, रिसीवेबल हुआ, दोनों में से जो भी हो इस पीरियड का किराया लिया जाएगा। यदि मकान इस अवधि में बनके तैयार हुआ है, सपोज मकान 30 जून को बनके तैयार हुआ है, तो अपन उसको 1 जुलाई को रेंटल पर दे सकते हैं। तो अप्रैल मई जून 3 महीने का अपन किराया नहीं लेंगे और सारे पीरियड है वो 9 महीने के आधार पे कैलकुलेट किए जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले निर्धारण का प्रारूप है, वो है पहला स्टेप है अपने स्टेप फर्स्ट होता है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में लेना है स्टेप 1, इन दोनों में लेना है हायर, इन दोनों में जो भी हायर है। फिर तुलना आती है स्टैंडर्ड रेंट, इसमें लेना है लोअर, ये स्टेप 2। फिर लेना है एक्चुअल रेंट, चाहे रिसीव हुआ हो चाहे रिसीवेबल, रिसीव्ड या रिसीवेबल, ठीक है। इसमें से अपन लेस करेंगे सेल्फ ऑक्युपाइड पीरियड रेंट और माइनस यदि किराएदार से कोई किराया वसूल नहीं हुआ हो, अनरियलाइज्ड रेंट, किराया जो वसूल नहीं हुआ हो वो घटाने के बाद जो भी आएगा, और ये अपने लिए इसमें से स्टेप 3 और वो लेंगे हाँ। जैसे अपन ने मकान 12 महीने किराए पे दिया, किराए पे देने के योग्य है और 5,000 रुपए पर मंथ रेंट है, तो 12 महीने का रेंट बन गया 60,000 रुपए, जिसमें 3 महीने मकान मालिक स्वयं उसमें रहा, तो 3 महीने का किराया हुआ 15,000 रुपए, तो यहां पर रेंट आएगा
60,000 माइनस 15,000 45,000 हो गया। अब एक महीने का किराया प्राप्त नहीं हुआ तो अनरियलाइज रेंट माइनस हो जाएगा 5,000 रुपए, तो यहां पर आ जाएगा 40,000। अनरियलाइज रेंट की छूट उस कंडीशन में मिलती है जब किराएदार ने मकान खाली करवा दिया हो और वसूली के संबंध में आवश्यक प्रयास कर दिए हो, फिर भी अमाउंट वसूल नहीं हो पा रहा हो, तो अनरियलाइज रेंट की छूट मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। फिर इसमें लेस होगा वैकेंसी अलाउंस। मकान कुछ महीने के लिए सूटेबल किराएदार न मिलने के कारण मकान खाली रह जाता है, तो उसको अपन इसमें से लेस करेंगे। इस तरह से ये अपने पास बना वैकेंसी अलाउंस लेस होने के बाद फिर ये जो प्राप्त होगा ये कहलाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें लेस होगा म्युनिसिपैलिटी टैक्स पेड बाय ओनर। यदि मकान मालिक ने स्वयं ने मकान के संबंध में किसी भी प्रकार के नगर पालिका कर या लोकल अथॉरिटी टैक्स का पेमेंट किया है तो ही छूट मिलेगी। यदि पेमेंट नहीं किया है तो जिस वर्ष वो पेमेंट करेगा उस वर्ष विगत सालों की और इस साल की दोनों छूटों का लाभ मिलेगा। यदि लास्ट ईयर उसने म्युनिसिपैलिटी टैक्स नहीं चुकाया था, इस साल 2 वर्षों का साथ में चुका रहा है, तो यहां 2 वर्षों की छूट मिलेगी। म्युनिसिपैलिटी टैक्स चुकाने पर ही छूट मिलेगी, अदरवाइज ये छूट नहीं मिलेगी। तो ये जो कहलाती है लेस होने के बाद में, ये कहलाती है नेट एनुअल वैल्यू। ये जो घटाने के बाद में जो आती है वो नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू, जो भी नेट एनुअल वैल्यू आई उसका 30% स्टैट्यूटरी डिडक्शन, वैधानिक छूट या स्टैंडर्ड डिडक्शन। नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे। वो स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है मकान मरम्मत के लिए, बीमे के लिए, मकान के रख रखाव के लिए आदि सभी खर्चों के लिए भी दिया जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन और स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा अन्य किसी प्रकार की छूट मकान के संबंध में नहीं दी जाएगी। किसी भी प्रकार के खर्चों की छूट नहीं दी जाएगी। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। अब फिर दी जाती है इंटरेस्ट ऑन लोन। यदि मकान बनाने, मकान की रिपेयर, मकान के रिनोवेट के लिए यदि अपन ने लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट की छूट दी जाती है, और छूट देने के बाद में जो अमाउंट बचता है वो इनकम कहलाती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट एंड लोन के संबंध में अपन विस्तृत अध्ययन आगे वाले चैप्टर में करेंगे। अभी अपन एक एग्जांपल लेते हैं। उस मकान की म्युनिसिपैलिटी वैल्यू सपोज 40,000 है और फेयर रेंट इस मकान का 50,000 है। इन दोनों में हायर हुआ 50,000। स्टैंडर्ड रेंट यदि अपने पास अवेलेबल है या नहीं है, वो स्टैंडर्ड रेट सपोज 45,000 है, तो इन दोनों में से लेस हो जाएगा ये 45,000। अब मकान
अपन ने 5,000 रुपए प्रति माह रेंटल पे दिया, जिसमें 3 माह मकान मालिक स्वयं रहा और 5,000 रुपए के हिसाब से 12 महीने का किराया हुआ 60,000 और जिसमें से 3 माह वो सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा, उसका किराया हुआ 15,000। इस तरह से ये किराया हुआ 45,000। सपोज 4 महीने स्वयं रहा तो ये हुए 20,000। तो 60 माइनस 20 पीछे बचे 40,000। 6 महीने ये 4 महीने स्वयं रहा और 8 महीने किराए पे दिया मकान, तो 8 महीने किराया 40,000। सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड पे लेस कर दिया, इन दोनों में हायर 45,000। अब आता है वैकेंसी अलाउंस। मकान यदि खाली रहा होता तो यहाँ वैकेंसी अलाउंस लेस होता और अपने इस उदाहरण में मकान खाली नहीं रहा है तो वैकेंसी अलाउंस लेस हो गया। म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपलिटी वैल्यू का 10% उसने पे किया और म्युनिसिपलिटी वैल्यू है 40,000, उसका 10% टैक्स हुआ 4,000। पीछे बचे 41,000। नेट एनुअल वैल्यू 41,000। अब 41,000 का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और 30% हो गया 0 12,300 स्टैंडर्ड डिडक्शन। और लोन वाला अमाउंट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन। सपोज 10,000 तो ये 10,000 की छूट मिलेगी। और इंटरेस्ट ऑन लोन के संबंध में बता देना चाहता हूं, इसका विश्लेषण बाद में करेंगे। लेकिन यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड के लिए लोन है तो 2 लाख रुपए से ज्यादा की छूट नहीं मिलेगी और यदि रेंटल वैल्यू है तो संपूर्ण राशि की छूट मिलेगी, लेकिन किसी भी वित्तीय वर्ष के अंदर 2 लाख रुपए से छूट ज्यादा नहीं मिल पाएगी। तो ये प्रावधान है और ये दोनों ही लेस होंगे तो पीछे अपने पास इनकम बच जाएगी 22, 23, 3, 8, 18,700 रुपए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। अब मैं इंटरेस्ट ऑन ब्याज के संबंध में आपको प्रावधान बता देता हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन, इसमें 2 तरह का इंटरेस्ट होता है, कैपिटल इंटरेस्ट और रेवेन्यू इंटरेस्ट। कैपिटल इंटरेस्ट होता है मकान बनाने की अवधि तक का ब्याज, मकान बनाने की अवधि का ब्याज। जैसे सपोज उसने बैंक से लोन लिया, लोन डेट है 15/12/2017 और मकान पूर्ण हुआ 31/12/2018। लोन लिया 16 में और पूर्ण हुआ 2018। जिस समय मकान पूरा होता है उससे जस्ट पहले का 31 मार्च अर्थात 15/12/16 से 31/3/18 तक का जो ब्याज होगा उसका 1/5 प्रति वर्ष आने वाले 5 वर्षों तक छूट दी जाएगी। जो भी 31/16 से लेके और 31/18 तक का जो भी ब्याज बना उसकी 1/5 ब्याज की छूट ये दी जाएगी। और रेवेन्यू इंटरेस्ट होगा 1 अप्रैल 2019 से लेके और 31/3/2020 तक का ब्याज। ये जो ब्याज है वो रेवेन्यू इंटरेस्ट कहलाएगा। यदि लोन का रीपेमेंट कर दिया है तो पीछे बचा हुआ हिस्सा है वो भी। और कैपिटल इंटरेस्ट की छूट 5 वर्षों से अधिक वर्षों के लिए आगे फॉरवर्ड नहीं होगी।
ठीक है, इस प्रकार अपन ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। कल इसके बारे में एक और उदाहरण पढ़ेंगे। धन्यवाद। सूर्य जी कैसे हटाना है?